हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 18। ये भी बच्चों लेक्चर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लास्ट टॉपिक है बच्चों। ठीक है ना? तो आइए डिस्कस करते हैं ये टॉपिक का नाम क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये एक डेरिवेशन है और आपने सुना होगा कि कोई स्फेरिकल शेल है, कोई स्फेरिकल शेल है तो शेल के आउटसाइड उसके सरफेस पर और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया हो हमारा स्फेरिकल शेल। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 18 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब बच्चों, ये स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो स्फेरिकल शेल का मतलब होगा यहाँ पे कंडक्टिंग के लिए भी वही होगा और नॉन कंडक्टिंग के केस में भी वही होगा। ठीक है ना? तो हेडिंग लगाए बच्चों आप लोग सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। कोई स्फेरिकल शेल है, उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बच्चों। ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि स्फेरिकल शेल क्या होता है ना? तो आइए समझते हैं। स्फीयर का तो नाम आपने सुना होगा। स्फीयर तो जानते हैं आप लोग। स्फीयर गोला, एकदम फुटबॉल जैसा, है ना? फुटबॉल देखा है ना आप लोगों ने? फुटबॉल के जैसा ही होता है, वही है स्फीयर। तो वो कंडक्टिंग हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। यहाँ बच्चों स्फीयर टू टाइप्स का होता है। एक होता है सॉलिड स्फीयर, एक होता है हॉलो स्फीयर। आपने ये भी सुना है। सॉलिड का मतलब अंदर से पूरा सॉलिड हो, भरा हो, जरा से भी अंदर कोई वैक्यूम यानी स्पेस ना हो इनसाइड स्फीयर के। और हॉलो का मतलब होता है अंदर से खोखला, और इसी हॉलो स्फीयर को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल शेल। इसी का दूसरा अल्टरनेट नेम है हॉलो और स्फेरिकल शेल। तो आप लोग को ये इसका फील आ गया होगा कि स्फेरिकल शेल क्या होता है, मतलब हॉलो स्फीयर का ही एक अल्टरनेट नेम है स्फेरिकल शेल। अब बच्चों बात ये आती है, क्या स्फेरिकल शेल हम जो लेने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसके कारण कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो कंडक्टिंग मटेरियल है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है? तो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, ये कंडक्टिंग के केस में बच्चों याद रखिएगा, कंडक्टिंग के केस में यानी कंडक्टिंग स्फीयर चाहे ये सॉलिड हो और हॉलो हो, दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आप आउटसाइड निकालेंगे, सरफेस पर निकालेंगे, इनसाइड निकालेंगे, वो सब इसके लिए और इसके लिए सेम होगा, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो। और नॉन कंडक्टिंग अगर बात करें स्फीयर, तो सिर्फ हॉलो होना चाहिए। तो हॉलो के लिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम आएगी। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों हेडिंग के साथ में। कंडक्टिंग स्फीयर में सॉलिड या हॉलो हो, नॉन कंडक्टिंग अगर ओनली हॉलो होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? तो ये है आपका स्फेरिकल शेल और इसी कारण कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको समझना है। तो अब इसको इरेज करेंगे, बढ़िया सा एक फिगर बनाएंगे स्फीयर का, जो कि स्फेरिकल शेल लेंगे, अंदर से पूरा खोखला रहेगा, हॉलो रहेगा। तो इरेज करते हैं इसको बच्चों। तो ये है
इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इससे रिलेटेड बच्चों जो जेईई मेंस हमारा होता है और नीट, इससे क्वेश्चन बनते हैं और आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो आइए समझते हैं। पहले हम एक स्फीयर ले लें, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, पहले स्फीयर के यानी स्फेरिकल सेल के आउटसाइड निकालेंगे। कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ शेल के आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे। केस फर्स्ट हमारा यही है। 2 केस 3 केस बना सकते हैं, एक आउटसाइड, एक सरफेस पर, एक इनसाइड। 3 केस हुए ना, 3 केसेस। तो इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। हमारा ये क्या है, आपका स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है। ठीक है बेटा, आपको दिखाई पड़ रहा है स्फेरिकल सेल। इसका अपना एक सेंटर होगा, कहोगे यह सेंटर होगा। एज्यूम करते हैं अंदर खोखला है पूरी तरह से, इस सेंटर को हमने कहा O, और इसका रेडियस जो बेटा है वो रेडियस हमने क्या मान लिया, रेडियस आप कहीं भी दिखा सकते हैं, ये आपका रेडियस है, मैंने मान लिया R। ये आपका क्या है, रेडियस है। इसको आपने Q चार्ज दे दिया, कहीं से भी किसी भी प्रोसेस से आपने चार्ज की, बहुत सारे प्रोसेस हैं चार्ज करने के, तो आपने किसी भी प्रोसेस से इस पर कितना ओवरऑल चार्ज दिया, प्लस Q। तो ये पूरा चार्ज इस सरफेस पर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये चाहे फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, मतलब कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं होता बेटा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग का मतलब मेटल होता है, तो सरफेस पर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। हॉलो है तो कोई चार्ज होने का सवाल ही नहीं है ना, यहाँ कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर चार्ज होगा। अगर इस साइड पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके सरफेस पर ही अंदर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो टोटल ओवरऑल चार्ज हम कह सकते हैं सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, सरफेस पर। अब मैंने कहा इस सरफेस पर, ये सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारा केस क्या है, आउटसाइड। ये सेल का आउटसाइड क्या है, ये सब है। तो मैंने कहा इस सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये है P आपका, क्या है P। ये सेंटर से जो डिस्टेंस इसकी है, वो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस बच्चों, R डिस्टेंस है सेंटर से। तो इसी पॉइंट P पर हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड है नहीं है, ये P हमारा आउटसाइड है। P कहाँ पे है, ये आउटसाइड पॉइंट पे है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, और गॉस थ्योरम को आपको समझना है और समझ करके ही ये सॉल्व करना है। तो समझे तो है ही पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन यहाँ कैसे समझेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे समझेंगे कि एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इस स्फीयर को बंद करेंगे, उस गॉसियन सरफेस में चारों तरफ से एनक्लोज्ड कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक इतने रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एज्यूम करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो चलो मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसको देखो, ये आपका क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस का। मैंने इसको क्लोज कर दिया, बंद हो गया बेटा। अब आउटसाइड पॉइंट P है, तो इससे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा ये कैलकुलेट करना है।
अब आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे इस साइड, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है। आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होगा, उसके लिए क्या करेंगे कि स्मॉल पार्ट का एरिया लेंगे, छोटा सा हम इसका क्या लेंगे, स्फीयर का, एक स्फीयर का पार्ट ले लिया, ये मान लीजिए ये मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसका एरिया कितना है, dA है। तो एरिया वेक्टर बेटा किधर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इधर ही एरिया वेक्टर dA हो जाएगा। मतलब छोटे सा पार्ट का एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर पॉजिटिव चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स, ये पढ़ा है। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। किस में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो पहले स्मॉल एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो डी फाई ई वेरी स्मॉल है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, सॉल्व करेंगे इसको। तो ई डी ए थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारा, डी फाई ई आएगा ई डी ए। स्मॉल एरिया से फ्लक्स इतना पास करेगा, पूरे स्फीयर से अगर हमको बात करना है, दिस इज गॉसियन सरफेस और गॉसियन इमेजिन होता है, यू नो दैट, यस। सो तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो टोटल फ्लक्स फाई कितना होगा, तो इंटीग्रेशन डी फाई, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ई डी ए, तो सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका, ई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एरिया कितना है आपको पता है, इसका एरिया कितना होना चाहिए, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये पता है आपको, बाद में रख देंगे उसको। अब यहाँ पे हम गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो ये कहता है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज। देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर है, क्या है, सरफेस पर ये पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है आउटसाइड पॉइंट के लिए कुछ ऐसा ट्रीट करेगा कि मानो कि ये सारा जो चार्ज है ना इसके सेंटर पे है। ध्यान से सुनना बच्चे, ये पूरा जो चार्ज है ऐसा ट्रीट करेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए, मानो कि एज इफ होल चार्ज आर कंसंट्रेट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या करेगा, क्यों पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करेगा। तो इस पॉइंट चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही कितना होता है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आगे चल के यही आने वाला है, इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपको पता है, नेट चार्ज Q एनक्लोज्ड है, नेट चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड नंबर आपस में इक्वल कर देंगे फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आया कि नहीं आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फार्मूला पढ़ा है आपने। तो इसका मतलब यही है कि जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सरफेस पर, ये कुछ ऐसा ट्रीट करेगा कि मानो कि सेंटर पे सभी चार्ज कंसंट्रेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं फिगर ड्रॉ करके। आउटसाइड आएगा, इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए, चार्ज पर यूनिट एरिया,
तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई इसका एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको आप बना सकते हैं 4th। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टर्म्स है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है। इसको आप देख के कह सकते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब यहाँ से सरफेस से जैसे जैसे डिस्टेंस जाओगे, दूर जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के डिपेंड है और आर स्क्वायर के। मतलब आर स्क्वायर रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड है। रेडियस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सरफेस पर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी इसके कॉन्सेप्ट में। और इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ये दो कॉन्सेप्ट मिले हैं, आप लोग ये नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इरेज करते हैं बच्चों इसको, अब आप लोग नोट कर लिया है, ओके। तो इरेज करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। अभी हमने आउटसाइड कैलकुलेट किया है, अब हम सरफेस पर कैलकुलेट करेंगे। तो केस सेकंड लगा देते हैं, सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। शेल के सरफेस अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ स्मॉल आर है वहाँ क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे, क्योंकि अब इसके आगे तो जा नहीं रहे हैं ना। तो कंसंट्रेट कहाँ करेगा, सेंटर पे चार्ज, मैंने अभी जस्ट बोला। तो सरफेस पर निकालने के लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या लेंगे, कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक ये हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब सरफेस पे जब बात होगी तो ये आप बता सकते हो और ये एक बता सकते हो। सरफेस पर कोई भी स्फेरिकल शेल हो, स्फेरिकल शेल में कंडक्टिंग हो, नॉट कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द किस पर, आउटसाइड और ऑन द सरफेस, ये होगा। यही आपको फार्मूला याद रखना है और यही इसका डेरिवेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है बेटा, है ना। है ना मज़ेदार चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर होगा। ओके, अब इसकी इनसाइड बात कर लेते हैं। यहाँ इनसाइड मैंने स्टार्टिंग बताया, अगर हम इनसाइड पॉइंट लेते हैं, मान लो P डैश, तो P डैश लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ क्या है, ये डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं x डिस्टेंस है। तो x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बेटा। इनसाइड द शेल, केस थर्ड, ये आपका केस सेकंड बन गया बेटा। केस थर्ड में क्या होगा, इनसाइड द सेल, इनसाइड द शेल, शेल के इनसाइड कितना होगा, तो लेट एट पॉइंट P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर मैं इसको चार्ज यहाँ कंसंट्रेट मान के चलता हूँ, तो इस x रेडियस का अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें ऐसे, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q क्या है, जीरो है। जब Q जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, ज़ीरो होगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो।
यही प्रोसेस आप यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है बेटा। जब कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता भाई। हॉलो है, कोई चार्ज नहीं है। कंडक्टिंग है, सॉलिड है, तब भी कोई चार्ज नहीं है। इंसुलेटिंग हॉलो है तो ऑलरेडी चार्ज नहीं है हॉलो कारण, है ना। तो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये सरफेस, जब हम आउटसाइड बात करते हैं तो ये सरफेस का चार्ज ऐसा ट्रीट करेगा मानो कि सेंटर पे कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आ जाएगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सरफेस पे मैक्सिमम होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद आउटसाइड डिक्रीज करता है इस फार्मूले से। क्लियर है? तो आइए इसका ग्राफ समझते हैं, ग्राफ कैसा होगा। अब तो ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। इधर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आपका रेडियस हो सकता है और एक्सटर्नल डिस्टेंस जो इसने स्मॉल आर लेट किया है वो डिस्टेंस हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ तक क्या है, आपका रेडियस है। तो इस रेडियस के लिए कैपिटल आर है, इस रेडियस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैंने लेट के लिया कितना है, मैक्सिमम है। कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम है। कितने रेडियस के लिए, आर रेडियस के लिए बेटा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिक्रीज करेगी डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस आर ले लिया तो क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। थोड़ा ग्राफ और अच्छा सा बना देते हैं, स्क्वायर है ना इसका, तो ग्राफ ऐसा, ठीक है। ये आप तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हुई, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कोई चार्ज्ड स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग सेल नहीं, स्फीयर है, स्फेरिकल नहीं कहेंगे, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आपने ये ग्राफ नोट कर लिया होगा, तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। किसके कारण, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर कोई है ना। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, थोड़ी सी माइक उलझ गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके केस की। तो पहला केस आप लोग समझदार हैं, आउटसाइड। पहले हम कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड। तो मैंने आप लोग को बताया था चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में कि जब कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है या कोई भी बॉडी है, अगर आप उसे चार्ज करते हैं तो चार्ज सरफेस पे तो होगा ही, साथ में उसके इनसाइड भी चार्ज एंटर्स करते चला जाता है। मतलब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी होगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस हमने यहाँ पे लेट किया कैपिटल आर,
और आपने प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे होल वॉल्यूम में। कुछ अमाउंट में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर थोड़ा अमाउंट इस पॉइंट पे आया, है ना, ऐसे धीरे धीरे ये अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता। इसके बाद थोड़ा सा अमाउंट यहाँ ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा चार्ज का, मतलब सरफेस पे चार्ज का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे अंदर जाएंगे चार्ज का अमाउंट कम होता चला जाता है। मतलब जिस पॉइंट पर सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस जगह चार्ज का जो अमाउंट होगा सेम होगा। मतलब यहाँ चार्ज पर, यहाँ पे चार्ज का अमाउंट सब जगह सेम होगा, इस पॉइंट चार्ज का अमाउंट सब जगह सेम होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ में डिफरेंस रहेगा। यहाँ चार्ज का अमाउंट सब जगह सेम रहेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ में डिफरेंस रहेगा। ऐसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे होल वॉल्यूम में हो जाता है। तो फाइनली जो है चार्ज यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे आकर के एकदम मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ही नेग्लिजिबल चार्ज रहता है। नेग्लिजिबल चार्ज पूरे होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे कि इस चार्ज सरफेस स्फीयर से स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड, हमने पॉइंट लिया P, आर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ये आउटसाइड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ठीक वैसे ही आप गॉसियन सरफेस यहाँ पे इमेजिन करेंगे, बनाएंगे बढ़िया सा गॉसियन सरफेस, इसको एनक्लोज करेंगे। ये आपने इनक्लोज कर दिया, एक स्फीयर के अंदर बंद कर दिया। इस बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है कितना है बच्चों, स्मॉल आर है। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है। तो इस स्मॉल आर रेडियस का जो एरिया होगा कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी आपको पता है। इसका स्मॉल पार्ट आप छोटा सा पार्ट लेंगे जिसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले जैसा निकलेगा, वेक्टर ई डॉट डी ए, तो ये ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो आ जाएगा डी फाई ई कितना हो जाएगा, ई डी ए। टोटल फ्लक्स की जब बात करेंगे, टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स में जब बात करूँगा तो फाई ई हो जाएगा आपका ई इंटीग्रेशन डी ए, और इसका मतलब होता है इसका एरिया, तो फाई ई इक्वल टू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉस थ्योरम आपका होता है, भाई ये क्या है, आपका सरफेस है पूरा कंप्लीट क्लोज्ड है, इसका स्मॉल पार्ट है जैसा कि पहले बताया है, तो स्मॉल पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, सब जगह क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज से। और आपको पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अब इस फील्ड को हम लोग फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है ना, लेकिन फील्ड रियल होता है, ये भी आपको पता है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, हमको इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है उसी को फ्लक्स कहेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले एक स्मॉल पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उससे फ्लक्स पास कराने के लिए एरिया वेक्टर को चेक करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर अगर देखेंगे, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो इस छोटे से पार्ट के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। और फ्लक्स का फार्मूला होगा डी फाई ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा। टोटल फ्लक्स निकालना है तो इस छोटे से फ्लक्स का इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट, यहाँ इस एरिया का मैं छोटा छोटा पार्ट ले सकता हूँ, ऐसे छोटा पार्ट छोटा पार्ट छोटा पार्ट जब निकालें, कितना छोटा पार्ट लेंगे भाई, तो छोटा छोटा पार्ट लेने से अच्छा है किसी एक छोटे से पार्ट का आप इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे सरफेस एरिया का क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इतना। अब आपको पता है इस सरफेस के अंदर ये गॉसियन सरफेस है हमारा, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा चार्ज एनक्लोज्ड है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है,
नेट चार्ज एनक्लोज्ड है Q, नेट चार्ज कितना है Q, और गॉस थ्योरम कहता है, क्योंकि ये भी क्या है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल है गॉस थ्योरम के लिए। तो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो नेट चार्ज Q, नेट चार्ज बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड आपस में इक्वेट करेंगे इसको, तो फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको डिवाइड कर देंगे बेटा तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसा कि आपने पढ़ा है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आउटसाइड, स्फीयर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी, ऐसा जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ऐसा क्यों आया ये, क्योंकि इसका जो होल चार्ज है आउटसाइड के लिए ऐसा ट्रीट करेगा, ऐसा बिहेव करता है कि मानते हैं कि सारा चार्ज, जितना भी टोटल चार्ज इसका जो है एज कंसंट्रेट करता है एट दिस सेंटर ऑफ स्फीयर। तो उसके हिसाब से पॉइंट चार्ज Q अपॉन r स्क्वायर, इसको हम K कहते हैं, है ना। अब आपको पता है बच्चों कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे होल वॉल्यूम में होता है, तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है और उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके फिगर ड्रॉ करके नोट कर सकते हैं। आपको पता है सरफेस चार्ज मैक्सिमम होता है, थोड़ा कम इस पॉइंट पे होगा, थोड़ा कम इस पे, थोड़ा सा कम इस पे, चार्ज धीरे कम होते हुए सेंटर पर नेग्लिजिबल चार्ज बचता है। ठीक है बेटा। तो अब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। इस Q की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो बाई इक्वेशन थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बच्चों मिलेगी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाई r स्क्वायर। यहाँ देखने क्या मिल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। इसका मतलब है बच्चों कि जैसे से आप यहाँ से दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। और जितना ज़्यादा रेडियस होगा आपका उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर। इसका रेडियस बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा स्फीयर लेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, कम रेडियस का स्फीयर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी, इस कॉन्सेप्ट से। तो ये आपका आ गया केस फर्स्ट आउटसाइड के लिए। अब सरफेस पे बात करते हैं बच्चों। तो सरफेस पे चार्ज क्या होती है, मैक्सिमम होगी, क्योंकि चार्ज का अमाउंट कहाँ पे है, मैक्सिमम है। और टोटल कंसंट्रेट करें कहाँ पे, सेंटर पे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जहाँ स्मॉल r है वहाँ कैपिटल R रख देंगे, यहाँ भी कैपिटल R रख देंगे, है ना। तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो केस सेकंड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। एट द सरफेस, तो सरफेस पर के लिए स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रेडियस ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा, है ना। और उस वाले फार्मूले में रखेंगे यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर, तो एक R कट जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये सब सारे फार्मूले आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। आर क्यूब बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल, एक आर बचेगा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बच्चों, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे चार्ज मैक्सिमम होगा और यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, कैपिटल आर है। ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ पर भी रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना बड़ा स्फीयर होगा नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट करें यहाँ तक। तो ये आपका केस सेकंड है बेटा, कंप्लीट हो गया। मैंने अभी जस्ट बताया कि सरफेस पे चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कम अमाउंट यहाँ पे होगा, लेकिन इस पॉइंट के लिए सब जगह चार्ज सेम होगा, इस पॉइंट के लिए सब जगह चार्ज सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। ये आप समझ में आया, इसका फील आया। मतलब सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन होल वॉल्यूम में होता है। तो इस पॉइंट के लिए चार्ज सेम रहेगा, इस चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम, सब के लिए सेम, लेकिन यहाँ में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा चार्ज का अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ फील आ रहा होगा, अगर चार्ज का अमाउंट बच्चों डिफरेंट होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट नहीं होगी? हो सकती है, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, क्यू पे। तो यहाँ अगर चार्ज क्यू है, Q1 है, यहाँ Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 हो जाएगी, डिफरेंट अमाउंट में आएगी। आइए देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ सेम रहेगा, एक चीज़ सेम रहेगी, वो क्या, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो सब जगह सेम रहेगा। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो सब जगह आप लोग क्या निकाल सकते हैं, सेम आएगी, सब जगह इक्वल होगी ईच पॉइंट पे। तो केस थर्ड बनेगा इनसाइड द स्फीयर। केस थर्ड, इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों। केस थर्ड, केस थर्ड आप लोग भी नोट करिए, इनसाइड द स्फीयर। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है और आप लोग इसको डिराइव करना सीखिए। इनसाइड द स्फीयर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आइए एज्यूम करते हैं, तो ये डिस्टेंस हम आर को इरेज करते हैं और एक हम यहाँ पे एक नया डिस्टेंस आर ले लेंगे। इसके लिए ये भी हम इसको इरेज कर देते हैं, कोई काम नहीं है। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनरली इनसाइड की। तो इनसाइड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, एक पॉइंट की, वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट हो सकता है। ये पॉइंट हमने लिया P डैश, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये डिस्टेंस सेंटर से कितना है हमने स्मॉल r कह दिया। अब इस पॉइंट के लिए चार्ज का अमाउंट सब जगह सेम होगा और इसके अंदर भी चार्ज क्या रहेगा, चार्ज का कुछ अपना अमाउंट होगा। अगर उन सभी चार्ज को हम इस स्मॉल r रेडियस के अंदर क्या करें, एनक्लोज्ड कर दें बाई गॉसियन सरफेस। मतलब ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पॉइंट से जो भी एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ जो इस r रेडियस को अगर हम एक स्फीयर अंदर से ही एक स्फीयर बनाएं तो उस स्फीयर में कुल कितना चार्ज आ रहा है वो चार्ज को एनक्लोज करना है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे Q डैश चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है। ये आपका मैंने एक स्फीयर बना दिया ऐसा, ठीक है, ये आपका एक स्फीयर है बेटा, और यहाँ पर ये P डैश आपका है, और यहाँ चार्ज कितना कुल एनक्लोज्ड हो रहा है, यहाँ हमने अंदर मान लिया Q डैश चार्ज हमने एनक्लोज कर दिया। टोटल कंसंट्रेट कहाँ पे कर रहा है, सेंटर पे, टोटल चार्ज। तो इस क्या Q डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q डैश की वैल्यू, इस Q डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। सोचिए, तो मैंने अभी बताया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो वो सेम होता है। तो पहले बड़े वाले स्फीयर की बात करें तो Q बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और सेकेंड के लिए रो भी वही होगा। तो चार्ज का अमाउंट लेकिन डिफरेंट होगा, 4/3 पाई
यहाँ स्मॉल आर क्यूब कर देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे बच्चों। तो नेट चार्ज Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये इक्वल कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है बच्चों। ये इक्वल कैसे हो रहा है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम होता है। तो जब ये सेम रहेगा तो Q डैश बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q डैश हमको चाहिए, तो Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये चार्ज का अमाउंट आ जाएगा बच्चों। तो चार्ज के अमाउंट निकालने से बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमको गॉस थ्योरम यूज़ करना है। तो नेट चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, इतना, इस आर रेडियस के स्फीयर में इतना सा चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे इस स्फीयर का बच्चों, इस छोटे वाले स्फीयर का भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे, और उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो फ्लक्स डी फाई ई कैलकुलेट करेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब डी फाई कितना होगा आपका, ई डी ए। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए, और इसका मतलब कितना बच्चों, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको बनाइए सेकेंड नंबर इक्वेशन। इतना फ्लक्स पास करेगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, सेम वैसे जैसे पहला मैंने किया था, छोटा सरफेस एरिया वेक्टर, फिर टोटल फ्लक्स निकालना है तो छोटा छोटा एरिया आप लेंगे, है ना, और सबको ऐड करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। इससे अच्छा है किसी एक एरिया वेक्टर से फ्लक्स निकालिए, उसी का इंटीग्रेट कर दिए, तो पूरे सरफेस एरिया से निकल आएगा कितना फ्लक्स पास कर रहा है। टोटल फ्लक्स आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको चार्ज एनक्लोज्ड पता चल गया कितना, Q डैश, नेट चार्ज कितना है Q डैश। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, ये थ्योरम बच्चे हम यूज करेंगे, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करेंगे, Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपस में इक्वल कर देंगे। इक्वेशन थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्लियर है बेटा। अब इस Q डैश की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो हमने पहले ही Q डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे वेरी सिंपल तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिंपली तरीके से, आपका क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। आप लोग ये समझ पा रहे हैं ना बच्चों, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आर क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ में। तो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होप कितना मिलेगा आपको इनसाइड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, और Q इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड जो डिस्टेंस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ से बढ़ेगा, ओ से डिस्टेंस बढ़ेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती रहेगी। मतलब सेंटर पे चार्ज नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। चार्ज का अमाउंट बढ़ता रहेगा, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इतना आएगा। अब Q का वैल्यू आप रखना चाहेंगे तो यहाँ से निकाल के रख सकते हैं, तो डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो बस इतना इनफ है। ई प्रोपोर्शनल टू आर है कहाँ पे, इनसाइड, और चार्ज पे क्या है, पहले उसके पहले में क्या पढ़ाया था, मैक्सिमम कहाँ पे है, आउटसाइड, सरफेस मैक्सिमम है और आउटसाइड डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को पॉज करके
नोट कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से है और आपको जेईई मेंस नीट में हेल्पफुल हो रहेगा आपके लिए और बोर्ड में डेरिवेशन के काम आएगा। यह लेक्चर नंबर 18 है, 18, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 18 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट होगा। और इसके और जो पीछे का वीडियो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जा करके क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसके आइए ग्राफ समझते हैं। ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इन साइड क्या होता है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आइए इसकी समझते हैं ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिस्टेंस है r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। डिस्टेंस मान लिया आप यहाँ पे लिया आपने रेडियस r, भाई स्फीयर से सेंटर से आगे जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, आप रेडियस तक जाएंगे, तो रेडियस तक हम ले लेते हैं। तो रेडियस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया क्या है, मैक्सिमम है, ये क्या है आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह दिया, मैक्सिमम है r रेडियस के लिए। लेकिन सेंटर से, ये सेंटर है स्फीयर का, मान चलिए यहाँ पे स्फीयर का सेंटर है, तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा और उसके बाद धीरे से क्या होगा, ये आगे डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस साइड का हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और इसके बाद ग्राफ ये धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ, इस कुछ इस तरह से होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कुछ दूर तक जाकर ऐसे, फिर आगे डिक्रीज कर रही है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन इसका, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपके कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं। तो यहाँ तक पढ़िए, आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर कर देना, तब तक पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ जेईई मेंस, कुछ फीलिंग के साथ में। तब तक पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।